बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं? चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अचीवर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर। मैं गरिमा नरूला एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी कर रहे हैं वो ये दो चैप्टर ही कर रहे हैं। तो इन दो चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर 8 नंबर का है, दूसरा चैप्टर भी 8 नंबर का, 16 नंबर तो आपके दो चैप्टर्स ही कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में मैंने आज के वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि हम मैक्सिमम से टॉपिक कवर कर सकें, लेकिन स्टिल आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चाहे वो मीजल्स एंड एंसेथल का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो एवरी का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो आपका फेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। और तो और इसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोreover, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये तो एक बेसिक टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, और आज हम इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या लॉन्ग में जो क्वेश्चंस हैं, उनके थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि नॉर्मल तो हर कोई पढ़ता है, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। अप्लाइड क्वेश्चंस में बच्चे अटक जाते हैं, तो हम अप्लाइड क्वेश्चंस इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है सिस्ट्रॉन। ठीक है, बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि मैडम सिस्ट्रॉन क्या होता है। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर हम बात करें किसी भी सेल के बारे में, तो कोई भी एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो पर्टिकुलरली इसका कोई भी एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट, क्लियर, इसका कोई सा भी एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो आगे जाके प्रोटीन कोड कर रहा है, पेप्टाइड बना रहा है, एक चेन बना रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। क्लियर है ये बात कि सिस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? आप समझ गए होंगे कि डीएनए का कोई एक पार्ट, डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो क्या बना रहा है, जो एक छोटा सा प्रोटीन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली तो उसको हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सिस्ट्रॉन बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। Next, what will happen if DNA replication is not followed by cell division in eukaryotic cell? समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों चीजें जब रिक्वायर्ड होती हैं वो तभी होती हैं। अब यहाँ पे मैं ये कुछ चीजें जो आपको बताने वाली हूँ, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। ठीक है, देखो तीन चीजें हैं। एक तो हो गया रेप्लिकेशन, ठीक है, दूसरा हो गया ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर, और तीसरा हो गया ट्रांसलेशन। क्लियर। अगर हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करें कि डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। क्लियर। और जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो ये प्रोसेस, सेल को डीएनए और क्यों चाहिए होगा? नेचुरल सी बात है कि अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि सेल को डीएनए की रिक्वायरमेंट है, तो सेल को डीएनए की रिक्वायरमेंट केवल एक ही केस में होगी, जब वो अपनी कॉपी बना रहा है। क्लियर। तो यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस केवल और केवल तब होता है जब यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि सेल क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है, तो ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, ध्यान से समझना बच्चों इसको, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। अब एक बात अपने दिमाग में जरूर इसको सेट करके चलिएगा कि ये प्रोसेस होगा कब, यानी कि ये वाली चीज कब होगी। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जब भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्लियर, जब भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा।
क्लियर है ये बात? जब रिक्वायरमेंट है तो ही क्या होगा, डीएनए का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करेगा और आरएनए बनाएगा, और फिर ये आरएनए कहाँ जाएगा, ये आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ तक का प्रोसेस, ठीक है, इधर तक का जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है ये बात? तो यहाँ तक कौन सा, रेप्लिकेशन भी एंड ट्रांसक्रिप्शन भी, ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से आरएनए आगे मूव ऑन करेगा और कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। तो यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ना, और ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रहे थे, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे थे। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि डीएनए से डीएनए केवल तभी बनेगा, यानी कि जब भी हमें, अगर हम बात करें कि मुझे एक सेल से 2 सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे डीएनए है, तो भैया इसका बंटवारा होगा, है ना, इसका बंटवारा होगा और इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो दोनों सेल्स के अंदर मूव ऑन करेगा। क्लियर? और एक जैसा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। गेट माय पॉइंट? क्लियर हो गई? वेल गुड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। What will happen if DNA replication is not followed by cell division in a eukaryotic cell? मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसा है कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन डीएनए तो अपनी कॉपी करके बैठ गया, ठीक है, यानी कि डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया है, और डीएनए ने रेप्लिकेशन तो कर लिया है लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ। तो एक सेल के पास में बहुत सारा डीएनए हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। तो जब सेल के पास में बहुत सारा डीएनए हो जाएगा तो ये कंडीशन आगे जाके कोई डिजीज कॉज कर सकती है। क्लियर? तो इसका हम आंसर प्रॉपर वे में क्या देंगे, इसका हम आंसर प्रॉपर वे में देंगे कि अगर सेल डिवीजन, इफ सेल डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, देन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर न्यूक्लियाई, वो आगे डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं जाएंगे, ठीक है। और बिना किसी सेल डिवीजन के यहाँ पे डीएनए का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारा डीएनए, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पे सेल का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ गए हैं, डीएनए का जो कंटेंट है वो कंटेंट इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीप्लॉइडी बोल रहे हैं। क्लियर? गेट माय पॉइंट? समझ में आ गई ये वाली बात? चलिए, तो इसमें ना दिमाग में ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एंड एज वेल एज ट्रांसलेशन क्या होता है। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Although a prokaryotic cell has no defined nucleus, yet DNA is not scattered throughout the cell. Explain. भाई देखो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या होगा, सेल वॉल बनी हुई होगी, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे डीएनए ऐसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड में जो आपका डीएनए है वो एक मतलब एक ही जगह पे स्टोर रहता है, एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो स्कैटर्ड हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि डीएनए का एक पार्ट किसी एक कोने में पड़ा है, डीएनए का दूसरा पार्ट किसी दूसरे कोने में पड़ा है, ऐसा नहीं होता है, वो एक जगह पे ही मेंटेन रहता है। तो ये मेंटेनेंस क्यों हो पा रही है, ठीक है, उसका आंसर बहुत सोच समझ के देना। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है
वो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है। अब डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जानते हो, श्योर है, चलिए मैं बता देती हूँ। डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। अब बात ही यहाँ पे खत्म हो गई कि भैया इसके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है ही नहीं, लेकिन डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए छितरा हुआ नहीं है, डीएनए फैला हुआ नहीं है, डीएनए एक जगह पे ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो फैला हुआ है, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए के साथ साथ एक और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये बात रखना कि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है वो, उसके अलावा कोई और प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, हमारे पास होंगे, यानी कि यूकैरियोट्स के पास में होंगे, इन बेचारों के पास में नहीं है हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना, विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, लेकिन कौन से हैं, सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। गेट माय पॉइंट, ये बात। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, यही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से ही ये जो पर्टिकुलरली डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये कभी भी स्कैटर्ड नहीं होता, ये एक ही जगह पे रखा हुआ होता है। क्लियर, क्योंकि डीएनए नेगेटिव, प्रोटीन पॉजिटिव, आपस में एग्जैक्टली अगर वो क्या बोले, एक बाइंडिंग बना के रखेगा जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड नहीं होगा। गेट माई पॉइंट, ओके, वेरी गुड। पढ़ाई कर रहे हो ना, नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, ताकि तुम्हारे बहुत बहुत अच्छे नंबर आए। चलिए, ये क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखना लास्ट में, the DNA is organized in a large loops held by protein। जो DNA है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, एक बड़े लूप्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम वेयर इज इट फाउंड इन अ सेल। चलिए, अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि न्यूक्लियोसोम है क्या, न्यूक्लियोसोम है क्यों, और ये क्यों है और किस वजह से है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार दिखाई दे सकता है कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोसोम क्या है। ओके, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अपने पास में यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रही थी, क्या कि जो बैक्टीरिया है उनके पास में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास में, वी आर द यूकैरियोट्स, ठीक है, तो हम लोग यूकैरियोट्स हैं, हम लोगों के पास में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, याद रहेगी ये बात, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये इसमें से 4 प्रोटीन्स, ठीक है, कितने, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 1 2 3 और एक जो है वो आपको पीछे वाला, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये जो 4 है ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर स्ट्रक्चर। 4 और 4 8 ही होते हैं ना, ठीक है, बायो वाले हैं लेकिन पता है ना अपन को। तो 4 और 4 यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो 4 प्रोटीन्स हैं, ये चारों प्रोटीन्स एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, और एक, सिर्फ एक, कौन सा, H1 हिस्टोन, ठीक है, सिर्फ एक, वो इन चारों के साथ में एसोसिएटेड नहीं होता, वो साइड में लगा हुआ होता है। और यहाँ पे डीएनए कॉइल्ड होता है, डीएनए क्या हो रहा है, कॉइल्ड हो रहा है, एंड इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात कि न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हुआ। तो न्यूक्लियोसोम कभी भी कोई अगर आपसे पूछे तो आप बहुत सिंपल सी बात समझना, जैसे मोती की माला होती है ना, उस मोती की माला में बीड्स होते हैं, ठीक है, और एक थ्रेड होता है जिसकी वजह से वो माला बनती है। क्लियर है ये बात। तो ऐसे ही जो वो बीड्स है ना, वो बीड्स कौन है, वो बीड्स न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, और वो बीड्स क्या है, ये ऑक्टामर है, ठीक है, और साथ में ये H1 प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी H1 प्रोटीन जिसको
H1 हिस्टोन बोल रहे हैं। और ये जो माला है फिर डीएनए, फिर आगे ये न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, और इस तरह से डीएनए की पैकिंग होती है। क्लियर? और ये जो डीएनए की पैकिंग हो रही है इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारा डीएनए, हम लोगों के लिए जो डीएनए है वो बहुत प्रीशियस है। अगर उसके अंदर चेंजेस हो गए या उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हुए तो हम लोगों में, हमारी स्पीशीज में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे एक बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, जैसे मैं यहीं पे बना रही हूँ, ये आपका डीएनए, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम, ये डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। क्लियर? आई थिंक आपको ये विजिबल है, नहीं है तो मैं फिर आपको एक बार वाइट कलर से बता देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये एक पर्टिकुलरली डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, देन डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, देन डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो यहाँ पे डीएनए है इसको हम लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। क्लियर? इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल नाम दिया। और ये जो लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आई रिपीट, ये जो लिंकर डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये और न्यूक्लियोसोम दोनों आपस में एसोसिएटेड होते हैं। फिर ये दोनों आपस में एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये बात? तो अब आते हैं हम अपने आंसर के ऊपर कि आप आंसर क्या दोगे कि न्यूक्लियोसोम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑफ नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। समझ में आ गई ना? ठीक है, क्योंकि देखो पहले आंसर आपको नहीं पढ़ना है, पहले आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। जब तक आप मेरी बात नहीं समझेंगे तब तक आपको ये आंसर भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप मेरी बात समझिए ध्यान से। मैंने क्या बताया था आपको कि 4 ऑक्टामर, 4 और 4 कितने हो गए? 8। ठीक है, सारे अरेंज हो जाएंगे, केवल एक अरेंज नहीं होगा, H1 वाला। क्लियर? तो 4 और 4, और कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन थे? H1, H2A, H2B, H3, H4। याद रहेगी? तो ये चारों तो अपना एक गुट बना लेंगे, यानी कि 4 और 4 8, और H1 वाला है वो अलग रहेगा। और यहाँ पे इनके ऊपर चार्ज कैसा है? इनके ऊपर चार्ज है कौन सा? एग्जैक्टली, इनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोसिम इज अ एसोसिएशन, काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीएनए एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन्स याद रखिएगा कि ये पेयर्स में होते हैं, और एक जो होगा वो कैसा होगा? अलग होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको ये क्वेश्चन मिले कि आप ये बताइए कि इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है क्यों? क्यों है इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज? कोई तो रीजन होगा ना पॉजिटिव चार्ज का। तो आप यहाँ पे ये भी आंसर देंगे कि भैया इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ यहाँ पे लाइसिन एंड आर्जिनिन है। क्या है यहाँ पे? लाइसिन एंड आर्जिनिन, एंड बोथ आर द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। लाइसिन भी एंड आर्जिनिन भी, दोनों के दोनों कैसे हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, और इसी वजह से यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ? पॉजिटिव हुआ। क्लियर? श्योर? वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और एक बात और याद रखना इसके अंदर, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट अप्रॉक्स 200 बेसिस पेयर्स ऑन इन अ डीएनए हेलिक्स। तो ये जो आंकड़ा है 200 बेस पेयर्स का, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया ना न्यूक्लियोसोम? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक बार इमेज और देख लीजिए। ये वाली इमेज आपको बनानी भी आनी चाहिए, और ये वाली इमेज आपको पता होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, माला याद कर लेना बस। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द सेंट्रल डोग्मा एज प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, कुछ भी नहीं है सेंट्रल डोग्मा। इतनी सी बात उन्होंने क्या कही, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताई थी। मैंने एक चीज़ बोली थी आप लोगों से, क्या बोली थी मैंने? एक चीज़ कि भैया ऐसा है कि डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? आरएनए के पास, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्लियर? अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये बात कहें कि भाई ऐसा है कि डीएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर?
अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन क्या हो गया, ट्रांसलेशन। गेट माई पॉइंट? क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी वायरस होते हैं, ठीक है, ये जो वायरस होते हैं कुछ जैसे कि आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, यानी कि आपका HIV है, या फिर हम लोग बात करें टबैको मोज़ेक वायरस है यानी कि TMV है, इस तरह के जो ये वायरसेस हैं इनके पास में DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इनके पास में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये जो RNA है पहले DNA की कॉपी बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो DNA बनता है इसको हम cDNA बोलते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम आ रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो यहाँ पे इसको हम नॉर्मल डीएनए नहीं बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में जा रही है, और यही चीज़ को हमने क्या बोला था, सेंट्रल डोग्मा बोला था। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो अगर कोई आपसे ये बोले कि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, और यहीं पे मेरे पास तो डीएनए है ही नहीं, मेरे पास तो आरएनए है, आप बताओ क्या करूं? तो यहाँ पे इसका भी इलाज है। आप क्या बताओगे यहाँ पे कि ठीक है आपके पास में डीएनए नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास आरएनए है, तो आप क्या करोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा, cDNA बनेगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा। सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अब इसके प्रॉपरली आंसर की, जो आपको लिखकर आना है। फाइन, चलिए, सेंट्रल डोग्मा इज अ स्टेट दैट देयर इज अ वन वे एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन from master copy of DNA, working copy DNA, working copy RNA, and from working copy of RNA to building plan of polypeptide chain। आपको ऐसे ही लिखना है, और साथ ही साथ आपको ये फ्लो चार्ट भी बनाना है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो, किसका फ्लो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसीलिए डीएनए से आरएनए, यहाँ पे आप ताकि भूल ना जाए मैं एक बार लिख देती हूँ कि डीएनए से क्या बना, आरएनए, और आरएनए से क्या बना, प्रोटीन। तो इसी चीज़ को, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, सेंट्रल डोग्मा नाम दिया था। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोन हैविंग ड्यूअल फंक्शन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कोडोन्स क्या होते हैं, ठीक है, 3-3 के सेट होते हैं। देखो तुमको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताया था कि तुम्हारे पास में डीएनए है, ठीक है, और डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, ठीक है। अब डीएनए के मान लो ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, डीएनए के ये सीक्वेंसेस हैं। अब डीएनए के इन सीक्वेंसेस से आरएनए बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए, सी, यहाँ पे ये डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब जो ये पर्टिकुलरली डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, इन्हीं डीएनए के सीक्वेंसेस से पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें आरएनए बनेगा, तो यहाँ पे जो ये आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो ये आरएनए, इनके अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव है, और ये 3-3 की फॉर्म में होगी, ठीक है, 3-3 की फॉर्म के मतलब यानी कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होगी। और जब ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कोडोन बोलते हैं, ठीक है। और इसी से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। और ये जो जेनेटिक कोडोन्स होते हैं, यही जेनेटिक कोडोन्स क्या करते हैं, आगे एक पर्टिकुलरली अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। कब करते हैं, जब भी ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कोडोन हैविंग ड्यूअल फंक्शन। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे AUG, ठीक है, ये स्टार्टिंग कोडोन है, ठीक है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो ये स्टार्टिंग कोडोन है और यहीं से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड इट वर्क एज अ इनिशिएटर, यानी कि यहीं से ही पहली बात तो ये क्या बनाएगा, मिथ्योनिन बनाएगा। और ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ इनिशिएटर, यानी कि जब भी ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग आगाज कहाँ से होगा, AUG से होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको ये चीज। चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट डज ईच इंडिकेट, स्टॉप कोडोन, अनएम्बिजियस कोडोन, डीजेनरेट कोडोन एंड यूनिवर्सल कोडोन। तो ये पर्टिकुलरली कोडोन्स जो हैं इनका मतलब क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पहली बात स्टॉप कोडोन, ठीक है, ये किसी भी तरह के, आई रिपीट, किसी भी तरह के अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करता। स्टॉप मतलब स्टॉप, कौन कौन से, इनको हम नॉनसेंस से बोलते हैं, UAA UAG, ठीक है, ठीक है। इतनी सी, एक मिनट, आप लोगों को एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि UAA UAG एंड ठीक है, ये जो 3 कोडोन्स हैं किसी भी तरह के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि स्टॉप कोडोन्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है अनएम्बिजियस कोडोन, ठीक है, ये वाले कोडोन केवल एक अमीनो एसिड को ही, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि अभी आगे बताऊंगी आपको कि एक अमीनो एसिड, सॉरी 2-3 अमीनो एसिड्स जो हैं वो अलग अलग उससे कोड हो रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें कि अगर हम CCG की बात करें तो ये केवल और केवल किसको कोड करेगा, प्रोलीन को करेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ अ अमीनो एसिड, ठीक है। डीजेनरेटेड कोडोन मतलब जेनेटिक कोड इज डिस्क्राइब्ड एज अ डीजेनरेटेड व्हेन अ सिंगल अमीनो एसिड इज कोड बाय मोर देन 1 कोडोन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक कोडोन है, ठीक है, और उसको मतलब एक अमीनो एसिड्स है, ठीक, जैसे कि सेरीन है, ये एक अमीनो एसिड्स है और इस अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडोन क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी बात समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में जो होंगे, RNA के जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगर ऐसा है जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कि एक कोडोन है ये वाला और ये एक अमीनो एसिड को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा होता है, अनएम्बिजिशियस कोडोन होता है। लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है, अपोजिट हो रहा है जस्ट, तो अपोजिट केस के अंदर देखो कि केवल एक अमीनो एसिड है लेकिन इसको कोड करने वाले 6 से ज़्यादा क्या हैं, कोडोन्स हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड। क्या बोलेंगे इसको, डीजेनरेटेड। तो दिमाग में ये वर्ड याद रखना कि डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल कोडोन, सेम अमीनो एसिड इन द ऑल ऑर्गेनिज्म, बस माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में नहीं होते, जैसे कि इनिशिएशन कोडोन AUG, ठीक है, स्टॉप कोडोन्स UAA UAG और UGA। तो ये वाले जो पर्टिकुलरली कोडोन्स जो होते हैं, ठीक है, ये कोडोन्स के अंदर आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम होते हैं, ठीक है, इनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ दें, अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोआ को अगर अपन छोड़ दें तो। क्लियर हो गई ये बात। चलिए ये क्वेश्चन आगे हुआ, हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ VNTR एंड हाउ इज VNTR डिफरेंट फ्रॉम प्रोब। ठीक है बेटा, दो चीजें होती हैं, ठीक है। पहली चीज तो होती है कि VNTRs का मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इट इज
क्लास ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सैटेलाइट ऑफ डीएनए अरेंज्ड रैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर मान लो किसी का अपना ये डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए किसी भी एक सेल के अंदर है, ठीक है, अब इस डीएनए पे कोई छोटे छोटे से ना कुछ रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और ये रिपीटेटेड सीक्वेंसेस अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है, और रिपीटेडली हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जिसको हम माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स बोल रहे हैं, बड़े और छोटे, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ठीक है, जो किसी डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि प्रॉब क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये स्मॉल और अच्छी सी डेफिनेशन बना के लिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्स क्या होते हैं, ठीक है, मुझे आइडेंटिफिकेशन करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल्ड करके छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीएनए को रेडियो एक्टिव लेबल्ड करके और मैं उसको आगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर यूज कर रही हूँ, तो ऐसे डीएनए के छोटे मॉलिक्यूल्स को हम प्रॉब बोल रहे हैं। प्रॉब हमने बनाए हैं, हम लोगों ने प्रॉब्स बनाए हैं, ठीक है, और ये हम आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या कभी पीसीआर वगैरह या डिजीज चेक करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रॉप्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियली बना रहे हैं, रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लेकिन वीएनटीआर नेचुरली हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, और ये हमारे डीएनए के अंदर कैसे प्रेजेंट है, एक रिपीटेटेड सीक्वेंसेस के अंदर, थोड़ा रिपीटेड सीक्वेंस के अंदर ये प्रेजेंट है। और यही रीजन है हम सबका डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, वीएनटीआर की वजह से आता है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राइट एनी 3 गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा एक बात ध्यान से समझना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में सफलता हासिल हुई है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जीन थेरेपी, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था कि 1990 में शुरू हुआ और 2003 में ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने हमारे पूरे डीएनए, हमारे जो पर्टिकुलरली, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं यहीं पे ही एक चीज़ तुमको रोक रही हूँ, अगर तुमसे कोई ये पूछे ना कि जीनोम क्या है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई कंप्लीट डीएनए जो है वो सारा जीनोम है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगाना मत भूलना, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक और शब्द लगाना मत भूलना, कौन सा लगाओगे, ठीक है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और ध्यान रखना इस चीज को। जैसे जो आपके गैमीट्स होते हैं वहां पे हैप्लॉइड है, अब उसकी कॉपी को थोड़ी ना पूरा जीनोम बोलोगे आप, जो आधा है उसको पूरा कंप्लीटली जीनोम बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जीनोम है, तो इस जीनोम की स्टडी की गई, कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन से डीएनए सीक्वेंसेस हैं, उनके बेस पेयर्स क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कौन सा क्रोमोसोम कौन से पर्टिकुलरली प्रोटीन्स को कोड कर रहा है, इन सबकी स्टडी किसके अंदर की गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर की गई। साथ ही साथ इसको साथ में मर्ज किया गया कंप्यूटर के साथ में। जब भी बायोलॉजी कंप्यूटर के साथ में मर्ज होती है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कि जहां पे, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जैसे आपने नंबर 1 क्रोमोसोम लिया, उसको आपने क्या किया, डाइजेस्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराने के बाद में आपने उसकी सीक्वेंसिंग करी। अब उसका कोई ना कोई डाटाबेस तो आएगा, ATGC जो भी है, उस पर्टिकुलरली सीक्वेंसेस को आपने कंप्यूटर के अंदर एज अ डाटाबेस सेव कर लिया, और ऐसा हम करते चले गए। और यही मैथडोलॉजी यूज की गई थी क्या करने के अंदर,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके गोल्स क्या थे? ठीक है, इसके अंदर जो थे, सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली जितने भी अपने पास में जीन हैं, 20,000 से लेके 25,000 तक जितने भी जीन्स हैं, वो काम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, किस तरह से फंक्शन चल रहा है उनका, ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था। प्लस डिटरमाइन द सीक्वेंस 8 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक ह्यूमन डीएनए एंड इम्प्रूव टूल्स ऑफ डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 मेजर गोल्स थे। अब एक बात बताओ, यहीं पे एक शब्द मैं जीन थेरेपी आपको आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी समझाऊंगी, लेकिन यहीं पे एक चीज़ बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना कि अगर मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसके डीएनए के ऊपर है, उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्लियर, उसको आप नहीं ट्रीट कर पा रहे हो, तो हम उस अनहेल्दी जीन को हटा के और हेल्दी जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे सीक्वेंस क्या हैं, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ ज़रूरी होती है कि हमें अपने डीएनए का पता होना चाहिए। तो अपने डीएनए का पता करने के लिए लगभग 20 से 25,000 जीन्स का पता करने के लिए लगभग 8 बिलियन, ठीक है, लगभग 8 बिलियन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का पता करने के लिए और इनकी डाटा हैंडलिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था ये, और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारे वेक्टर्स वगैरह यूज किए गए थे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, ओके, नेक्स्ट। How are structural gene activated lac operon in E. coli? तो पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि E. coli के अंदर जो ये लैक ऑपेरॉन है, समझना, मैं यहाँ पे लैक ऑपेरॉन के बारे में बात कर रही हूँ। ये क्या सिस्टम होता है, कैसा होता है, इसको थोड़ा सा अपन एक बार समझते हैं। ठीक है, कि लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, और कब ये एक्टिव होता है और कब ये होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो आपके पास में कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेगा? एक मीडियम के अंदर ग्रो करेगा, कोई ना कोई तो मीडियम होगा। मीडियम क्या होता है? मीडियम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, उन मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्रोथ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी मीडिया के अंदर हम लोग अगर बात करें कि वो ग्रो होते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल सेल्स को हम लोग क्या करा सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं। तो अब जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली क्या बनेंगे? एंजाइम्स बनेंगे। क्लियर? अब मान लो आपके पास में बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, और ये जो ई कोलाई ग्रो कर रहा है एक ऐसे मीडियम के ऊपर जहाँ पे लैक्टोज नहीं है। आई रिपीट, जहाँ पे लैक्टोज नहीं है। क्लियर? और अगर यहाँ पे लैक्टोज नहीं है तो अब क्या होगा? लैक्टोज नहीं है तो यहाँ पे समझना, प्रमोटर के पास में एक जीन होता है जिसको हम रिप्रेसर जीन बोल रहे हैं। ये रिप्रेसर जीन एक प्रोटीन बना रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन के पास में, जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड होगा? नेचुरल सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज इसलिए यहाँ पे बाइंड होगा क्योंकि उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो बाइंड होने के लिए जगह चाहिए, लेकिन वहां पे कौन आके बैठ गया? वहां पे आके बैठ गया आपका ये रिप्रेसर प्रोटीन। समझ में आ गई ये वाली बात? एक बार फिर से समझा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलरली एक जीन है, इसको रिप्रेसर जीन बोल रहे हैं। ये रिप्रेसर जीन एक प्रोटीन बना रहा है। ये जो प्रोटीन बना किससे बना? mRNA से बना, और ये जहाँ पे कहाँ पे आके अटैच हो गया? ऑपरेटर के पास में अटैच हो गया। ठीक है, अब ऑपरेटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से आगे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे तो कौन आके बैठ गया? रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गया, और वो आरएनए पॉलीमरेज से कह रहा है कि भैया ऐसा है, हम तो आपको बाइंड नहीं होने देंगे और हम तो ट्रांसक्रिप्शन आपको नहीं करने देंगे, आप चाहे कुछ ही हो जाए। वो बैठ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन, नो ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई? चलिए, अब क्या हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर यहाँ पे अब क्या आ गया? आपका लैक्टोज आ गया। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया? लैक्टोज आ गया। ठीक है, अब वो लैक्टोज आ गए, भाई साहब थानेदार भैया जी आ गए हैं, और लैक्टोज ने क्या कहा? रिप्रेसर से, अरे हटाओ हटाओ, रिप्रेसर को हटाओ,
नहीं चाहिए हमें रिप्रेसर विप्रेसर, लैक्टोज आया पड़ा है और हमको ना डाइजेस्ट करने के लिए या हमारे लिए क्या चाहिए, हमको ना अलग अलग प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बहुत सिंपल सी बात है कि रिप्रेसर को हटा दिया, किसने हटा दिया, इंड्यूसर ने हटा दिया, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि ये सारे जीन्स कैसे हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे और ये पर्टिकुलर अलग अलग तरह के क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, अलग अलग तरह के mRNA बनाएंगे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड पर्टिकुलरली ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। जैसे कि परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, ये आगे डाइजेशन का काम करता है, आगे उसकी मूवमेंट का एग्जैक्टली काम करता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये पर्टिकुलरली जीन्स जो है ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर रिप्रेसर बाइंड है आपका जीन कैसा है, स्विच ऑफ, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आपका जीन कैसा है, स्विच ऑन। स्विच ऑफ स्विच ऑन समझ में आ गया, स्विच ऑफ क्या हुआ, अगर बाइंडेड है तो क्या होगा, स्विच ऑफ, ठीक है। और अगर बाइंडेड नहीं है तो क्या होगा, स्विच ऑन। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया। चलिए होपफुली अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, हाउ आर द स्ट्रक्चरल जीन्स एक्टिवेटेड इन लाइकोपेरॉन। तो हम बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से थे, देखो जरा, Y Z A, ठीक है, यही थे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है जिनको हमने Y Z A बोला है, तो ये बहुत वो है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, सॉरी ओके, तो पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक रिप्रेसर प्रोटीन होगा, इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी और जब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब भी यहाँ पे लैक्टोज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये ओपन हो जाएंगे और लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन इनसे बाइंड किया हुआ होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब फाइन, मैं पता है जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी ना, कौन सी, ये वाला जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेगमेंट स्टार्ट किया था, तो 101% है, जिसने पूरा वीडियो देखा है तो वो ज़रूर ये सोच रहा होगा कि मैम ने पहले सिस्ट्रॉन बता दिया था, जीन नहीं बताया था। यस, मैंने नहीं बताया था, फिर मेरा वीडियो पूरा कौन देखता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जो सिस्ट्रॉन है और एक्सॉन है इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सिस्ट्रॉन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। और अब आप बात करते हैं एक्सॉन के बारे में, समझना है इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ जो आती है कि अगर हम लोग सिस्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, पहली बात तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे पास में एक जीन है, कंप्लीट जीन है, ठीक है, जिसका काम क्या है, आगे जाके प्रोटीन बनाना। क्लियर, इसका काम क्या है, आगे जाके प्रोटीन बनाना। कंप्लीट जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, इसको मैं बोल रही हूँ सिस्ट्रॉन। क्लियर, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, सिस्ट्रॉन बोल रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके अंदर दो तरह के पर्टिकुलरली यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सॉन, ठीक है, और आई की बात करें तो ये क्या होता है, इंट्रॉन। क्लियर, तो एक्सॉन जो होता है ये होता है कोडिंग पार्ट। क्लियर, और जो इंट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि मैडम ये बताओ कि एक्सॉन का मतलब कोडिंग पार्ट है, मतलब जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, आगे जाके प्रोटीन, ठीक है। और इंट्रॉन मतलब ये किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं बनाता। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्ट्रॉन तो बेटा पूरा का पूरा डीएनए ही, मतलब जो पर्टिकुलरली एक जीन है, कंप्लीट जीन जो है, इसको आगे हम सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीन में अलग अलग रीजंस होते हैं, एक एक्सॉन, एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन, एक इंट्रॉन, ठीक है। एक्सॉन इज द कोडिंग पार्ट एंड इंट्रॉन इज द नॉन कोडिंग पार्ट। एक्सॉन का मतलब क्या हुआ, ये वो पार्ट है जो आगे जाके प्रोटीन बना रहा है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो आगे जाके प्रोटीन नहीं बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, डिफरेंस समझ में आ गया कि एक्सॉन और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखना एक्सॉन और इंट्रॉन्स का। Okay, move to the next topic.
चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट ना हो तो ऑलरेडी आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चारगाफ रूल, ठीक है, चारगाफ रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। चारगाफ रूल ये कहता है कि किसी भी डीएनए के अंदर, किसी भी डीएनए हेलिक्स के अंदर जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडिन होंगे। बोथ आर द इक्वल, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कभी भी इनके अंदर आगे चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीबीएसई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और कुछ वाली बात नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीएनए सेगमेंट has a total 1000 nucleotides, out of which 240 of them are adenine containing nucleotide. How many pyrimidine? तो आपको क्या बोल रहा है, टोटल कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है, जिसमें से एडेनिन कितने हैं, 240 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं कि पिरिमिडिन, टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन यहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहाँ से करोगे कि अपन चारगाफ रूल जानते हैं कि प्यूरिन किसके बराबर होता है, पिरिमिडिन के। वी ऑल नो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। तो यहाँ पे A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो जितने A होंगे उतने ही T होंगे, भाई जितने A होंगे उतने ही T होंगे। अगर A 240 है, आप लोगों को पता है ये चीज कि A किससे बाइंड करता है, T से, एंड G किससे बाइंड करता है, C से। तो जितने A हैं उतने ही T होंगे। और हमको ये पता है कि A क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 240 है, यानी कि 240 है। तो नेचुरल सी बात है T भी कितने होंगे, 240 होंगे। गेट माई पॉइंट। तो दोनों के दोनों ये 240 होंगे। अब हमको ये भी पता है कि जितने गुआनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, इनके भी होंगे। तो हमने क्या किया, 1000 कितने हैं टोटल, A प्लस टी, G प्लस C, तो इन दोनों को अपन ने जोड़ लिया, कितने हो गए 480। तो यहाँ पे कितने हो गए अपने टोटल 520। क्लियर। तो अगर हम लोग इसको आगे काटेंगे, मतलब अगर हम इसको आगे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो G कितने हो गए 260 एंड C भी कितने हो गए 260 एंड नंबर ऑफ पिरिमिडिन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडिन हो गए आपके 500। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आ गई ये वाली बात, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल आपके पास दिए ही हुए हैं, टोटल जो दिए हुए हैं वो कितने हैं आपके पास में 1000, जिसमें से आपको क्या दिया हुआ है, आपको एडेनिन दिया हुआ है 240 आपको गिवन है। तो T कितने होंगे 240 ही होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1000 टोटल A प्लस टी, G प्लस C, ठीक है, इनको आपने प्लस कर दिया तो कितना आ गया आपका एग्जैक्टली, अगर हम लोग रेशो बात करें तो 520 में से जितने G होंगे उतने ही C होंगे, यानी कि 260 और 260, और टोटल पिरामिडिन कितने हो गए आपके C प्लस टी, तो कितने हो गए यहाँ पे 500। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बात, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बायो में आरबीएससी थोड़े से कम देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करके नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल करके जाएंगे, बट सीबीएसई में इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे। तो ध्यान से जाना इस चीज को तैयार करके। हाउ इज HNRNA प्रोसेस्ड from to form mRNA? Name the stage of cell cycle. Okay. Explain the mechanism of DNA replication. Highlight the role of enzyme in this process. Why the DNA replication is said to be semi-conservative. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये exactly HNRNA क्या होता है, या exactly ये किस तरह से ये बनता है। तो पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, हेट्रोजीनस आरएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं HNRNA, ठीक है, ये HNRNA कहाँ पे बन रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये RNA बन रहा है ना बेटा, ये स्टेबल नहीं है। आई रिपीट, ये स्टेबल नहीं है। इसको आगे राइबोजाइम्स वगैरह या RNase एंजाइम इनको किल कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए इसकी आगे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या होती है भाई, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे DNA से क्या बना था, DNA से यहाँ पे RNA बन गया था, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि DNA के पास में दोनों चीज़ें हैं, DNA के पास में एक्सॉन भी है,
प्लस डीएनए के पास में इंट्रॉन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ही चीज़ें यानी कि एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और तुमको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एक्सॉन जो है वो कौन सा पार्ट होता है, कोडिंग, और इंट्रॉन कौन सा पार्ट होता है, नॉन कोडिंग। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या याद रखोगे कि जो आपका एक्सॉन होता है हमको तो वो चाहिए, इंट्रॉन हमें चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है स्प्लाइसिंग का, ठीक है। स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ठीक है। यानी कि आपके पास में ये एमआरएनए था और इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये सब थे, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या रिमूव कर दिए, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, हमने क्या हटा दिया, यहाँ पे इंट्रॉन हटा दिया। तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में एक्सॉन, एक्सॉन बचा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। समझ में आ गया स्प्लाइसिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन नोन एज अ स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो आपके पास जब आप यहाँ पे जो आपके पास में आरएनए बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास में कौन से सीक्वेंसेस होंगे, कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, क्लियर। अब मान लो तुम्हारे पास में ये आरएनए है, ठीक है। अब इसका एक एंड कौन सा है, 5' और एक एंड कौन सा होगा आपका, 3' एंड होगा। तो 5' एंड को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, क्या लगा के, जी कैप लगा के, ठीक है। जी कैप का मतलब गुआइनोसिन, मिथाइलेटेड गुआइनोसिन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, गुआइनोसिन के ऊपर मिथाइलेटेड यानी कि मिथाइल ग्रुप होता है। और अगर 5' एंड पे आप ये जी कैप लगा रहे हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। याद रखना ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैपिंग। आपसे कोई पूछे कि कैपिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास में आरएनए था, आरएनए का एक एंड कौन सा था, 5' था, दूसरा एंड कौन सा था, 3' था। तो 5' एंड के ऊपर आपने क्या कर दी, गुआइनोसिन लगा दिया, और गुआइनोसिन कैसा है, मिथाइलेटेड है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिंग बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, कैपिंग क्या होती है। तीसरी चीज 3' एंड, ठीक है। 3' एंड के ऊपर बहुत सारे एडिनोसिन लगा दिए जाते हैं और इसको हम पॉली ए टेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पॉली ए टेल, ठीक है। और ये जो पॉली ए टेल है ये लगाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएडेनाइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीएडेनाइलेशन। तो अब यहाँ पे HNRNA को प्रोसेस करने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। पहला तरीका स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग, तीसरा तरीका पॉलीएडेनाइलेशन, ठीक है। स्प्लाइसिंग के अंदर हमने क्या किया, स्प्लाइसिंग के अंदर हम लोगों ने इंट्रॉन्स को रिमूव किया है। आई रिपीट, स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में हमने इंट्रॉन्स को रिमूव किया है और यहाँ पे केवल और केवल क्या बचे हैं, एक्सॉन्स बचे हैं। और इसी एक्सॉन्स को आगे हम पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें एक्सॉन ही चाहिए, हमें तो कोडिंग पार्ट ही चाहिए ना, नॉन कोडिंग पार्ट तो हमको चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए हमने एक्सॉन्स को यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर अब जो तुम्हारे पास ये डीएनए बचेगा तो इसमें 5' एंड को, आई रिपीट, इसके अंदर जो आपका 5' एंड होता है इसको बचाने के लिए या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिथाइलेटेड गुआइनोसिन लगाते हैं और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक एंड तो तुमने प्रोटेक्ट कर दिया, दूसरे एंड का क्या, दूसरे एंड को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सी टेल्स लगती हैं, पॉली ए टेल्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीएडेनाइलेशन। और पॉलीएडेनाइलेशन का मतलब क्या हुआ, ए। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई, श्योर। चलिए, तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक्सप्लेन द ओके स्टेज द सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से उसमें होता है, एस फेज में होता है, यू ऑल नो। अच्छा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाईलाइट द रोल ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब इन दोनों ही चीज़ों के आंसर्स मैं अपनी नेक्स्ट उसमें दे रही हूँ आप लोगों को। नाउ
सबसे पहली चीज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पे डीएनए की कॉपी बन रही है, ठीक है। पहली बात, डीएनए एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और जिन पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है उन पॉइंट्स को हम ओराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। ओराई मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे तो एक ही एंजाइम सारे काम करेगा, ठीक है, जिसका नाम है आपका गायरेज एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम? गायरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या काम करेगा? पहली बात, डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है? आप लोगों को पता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा नहीं बना डीएनए हेलिकल चलो अब बेटर है। डीएनए हेलिकल जो है वो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। तो पहले इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है इसको हम लोग बोल रहे हैं हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो होता है इसको हम बोल रहे हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो जो ये हेलिकेज एंजाइम होता है ये डीएनए की जो दो कॉपीज हैं उनको ये अनवाइंड कर रहा है, उसको ये ओपन कर रहा है, ठीक है। और जो आपका टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, अगर तुम किसी रस्सी को ओपन करोगे तो नीचे बल पड़ जाएंगे, मतलब वो कॉइल्ड और होने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही डीएनए भी आगे जाके कॉइल्ड और होने की कोशिश करेगा। तो इसकी कॉइलिंग को भी आगे कौन खोलेगा? इसकी कॉइलिंग को आगे खोलेगा टोपो आइसोमरेज एंजाइम खोलेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ध्यान रखना ये यूकैरियोट्स में होते हैं और इन दोनों का ही काम, आई रिपीट, इन दोनों का ही काम कौन कर रहा है? गायरेज कर रहा है। और ये किसके अंदर कर रहा है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और ये दोनों कहां पे हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। हेलिकेज एंड टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज अनवाइंड कर रहा है, ठीक है, और टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है? उसकी टेंशन को रिलीज कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए अब आती है बात यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि डीएनए जब यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है, डीएनए जब यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है तो नेचुरल सी बात है बेटा, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस हो सकता है कि ये वापस से कॉइल्ड हो सकता है, वापस से आपस में बन सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखना। इनके साथ साथ यहाँ पे एक और पर्टिकुलरली प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। और ये उसको होल्ड करके रखते हैं, जो डीएनए आपका बन रहा है ना, उसको ये क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ताकि वापस से क्या ना हो जाए? अनवाइंड ना हो जाए। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज बतानी है कि आपके पास में कोई सा भी एक डीएनए है, ठीक है, ये अनवाइंड हो गया, इस तरह से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसएसबी प्रोटीन्स बोल रहे हैं। कौन से प्रोटीन्स बोल रहे हैं? एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एसएसबी प्रोटीन्स हैं। अच्छा, इनके अंदर ये पर्टिकुलरली डीएनए के बेस पेयर्स हैं, ठीक है। ये 5' to 3', ये 3' to 5', ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अब देखो डीएनए का ये ओपन हो गया, ठीक है, डीएनए जो है ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब जब ये डीएनए यहाँ पे ओपन हो गया है तो नेचुरल सी बात है, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। क्लियर है ये बात? अब एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा ये स्ट्रैंड ये है, तो एक स्ट्रैंड जो होगा ना वो हमेशा नया बनेगा। एक स्ट्रैंड कैसा होगा? हमेशा नया बनेगा। और एक स्ट्रैंड कैसा होगा? हमेशा पुराना होगा। एक स्ट्रैंड न्यू और एक स्ट्रैंड ओल्ड। अगर आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास में यहाँ पे ये डीएनए था, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमेशा कैसा रहेगा? पुराना, और एक स्ट्रैंड जो होगा वो क्या होगा? नया बनेगा, ठीक है। इसीलिए डीएनए के रेप्लिकेशन के मेथड को हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। क्यों बोला? क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड न्यू। क्लियर?
चलिए ओके, तो अब आती है बात दूसरी कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब भी होता है, नया स्ट्रैंड जब बनेगा तो वो हमेशा कैसे बनेगा, 5' to 3' बनेगा। और कौन बनाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा। तो यहाँ पे अच्छा एक बात और, पॉलीमरेज बेचारा, वो बेचारा एंजाइम ऐसा है कि तुम स्टार्ट कर दो फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे से स्टार्टिंग नहीं होती, आलसी है वो, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं होगी पॉलीमरेज से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3' है, तो यहाँ पे 5' to 3' स्ट्रैंड बनेगा नया, क्लियर। अब जब यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा तो यहाँ पे सबसे पहले कौन अटैच होता है, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, ठीक है। कौन अटैच होगा यहाँ पे, प्राइमर, ठीक है। और प्राइमर अटैच होने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रेगुलर फॉर्म के अंदर डीएनए बना देगा। तो एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, 5' से 3' में एक नया स्ट्रैंड इसने बना दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड देखना, ये स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लगातार बनने वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। और इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्लियर। ये वाला स्ट्रैंड जो होगा ये कौन सा होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से प्राइमर्स अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर्स अटैच होंगे और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें डीएनए के छोटे छोटे से टुकड़े बनेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये भी कैसा होगा, 5' to 3', ठीक है, नए बनेंगे। अब डीएनए पॉलीमरेज एट अ टाइम पे दोनों जगह वर्क नहीं कर सकता एक साथ में, तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस होगा, जो कंटिन्यूअस हो रहा है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर। ये वाला स्ट्रैंड जो है ये कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड है। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये जो पर्टिकुलरली फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। समझ में आ गई ये वाली बात। तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइंड कर रही हूँ डीएनए रेप्लिकेशन को। पहली चीज़, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, ओराई रीजन से होगा। दूसरी चीज़, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही एंजाइम है, गायरेज। यूकैरियोटिक में 2 एंजाइम, कौन कौन से, एक तो आपका हेलिकेज और दूसरा आपका टोपोआइसोमरेज। हेलिकेज ओपन कर रहा है, टोपोआइसोमरेज टेंशन को वो कर रहा है, एसएसबी प्रोटीन बांध के रख रहे हैं, और यहाँ पे डीएनए अनवाइंड हो रहा है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, रेप्लिकेशन फॉक बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। डीएनए पॉलीमरेज अचानक से खुद से काम नहीं कर सकता, तो पहला जो होगा यहाँ पे, फर्स्ट जो होगा यहाँ पे प्राइमर अटैच होगा, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड कर देगा। तो फर्स्ट स्ट्रैंड कौन सा हुआ आपका, लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड कौन सा हुआ आपका, लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। क्लियर। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये टुकड़ों के अंदर बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया। ओके। बाद में जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, इनको बाद में आपस में जोड़ दिया जाता है, अच्छे से जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम से इसको जोड़ दिया जाता है। अब एक बात डीएनए रेप्लिकेशन में और ध्यान में रखना कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो जो ये आपका पॉलीमरेज एंजाइम है, तुम घर से बाहर निकलते हो, एक बार चेक करते हो कि मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, यहाँ पे आए तो बाइक अच्छे से बंद करी या नहीं करी। तो ऐसे ही पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक बार चेक करेगा कि जो भी चीज़ें अच्छे से हुई हैं कि ये नहीं हुई हैं, ठीक है।
मतलब कि जो आपका ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है इसमें कोई होल तो नहीं रह गया, कोई निक तो नहीं रह गया। निक मतलब छोटा सा एक गड्ढा जहां पे आगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं लगा हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ है तो वो उसको फिलअप कर देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। क्लियर? समझ यार, इतना अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना और अच्छे से लिख कर भी आना, ठीक है। चलिए कमेंट करना, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिव 2 रीजंस व्हाई बोथ स्ट्रैंड डीएनए आर नॉट कॉपिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पे अगर दोनों आगे कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि भाई देखो जैसे यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, ऐसे समझना है इस चीज को, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बेटा इससे आगे जो आरएनए बनेगा वो अलग बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा, अलग बनेगा। और अगर ये दोनों ही हो जाएंगे, अगर ये दोनों ही हो जाएंगे तो आपस में क्या वापस से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वापस से अटैच हो जाएंगे, एंड द सिचुएशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो जेनेटिक मशीनरी है ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसी वजह से बोथ स्ट्रैंड आपस में कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी लाइफ का ओरिजिन हुआ था ना तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए से मॉडिफाइड होके फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना है। क्लियर? तो यहाँ पे याद रखना कि 2 आरएनए मॉलिक्यूल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन और तो हो जाएगा, लेकिन आगे ट्रांसलेशन में आगे दिक्कत आएगी, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, ओके, यही बात कि टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी क्या होते हैं यहाँ पे ये ध्यान रखना, 3' to 5' पोलैरिटी होती है, और कोडिंग की कैसी होती है, 5' to 3' पोलैरिटी होती है। ये ट्रांसक्रिप्ट होता है, याद रखना, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एमआरएनए, दिस सीक्वेंस इज सेम एज एमआरएनए एक्सेप्ट इसमें क्या होगा टी और इसमें क्या होगा यू, ठीक है। तो बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड ही है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है, उसके क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन रहे हैं, लेकिन ये कैसा होगा, सिमिलर होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों में से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब मान लो ये कौन सा है आपका 5' to 3' है, और ये 3' to 5' है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये टेम्पलेट है। क्लियर? ये टेम्पलेट है, ये आगे जाके कॉपी होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, ये कोडिंग है, ये कॉपी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता आपको होना चाहिए और आपको अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक है। और ये वाला तो हो चुका था। ओके, व्हाट इज अमीनो असाइलेशन स्टेटेड सिग्निफिकेंस, ठीक है। अमीनो असाइलेशन क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स, इनका काम क्या है, इनका काम बहुत सिंपल सा है कि इनको टीआरएनए है ये, ठीक है, टीआरएनए आएगा, इसको पकड़ेगा और इसको कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। समझना, ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन्स का बनना, ठीक है। प्रोटीन में बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज अ प्रोटीन, सिंपल सी बात। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे अमीनो एसिड्स चाहिए, तो अमीनो एसिड जाएंगे कैसे वहां पे एमआरएनए के पास में, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, टीआरएनए, कौन ले जाएगा, टीआरएनए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो टीआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए एक्टिवेट होता है, ठीक है, एटीपी की प्रेजेंस के अंदर, जहां पे टीआरएनए के साथ में अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को अमीनो असाइलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? और अगर अमीनो असाइलेशन ही नहीं होगा, टीआरएनए एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस 0। क्लियर? चलिए
यहाँ पे बेटा मैंने इस चैप्टर में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, और मैंने इस चैप्टर में बहुत कोशिश करी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता सकूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा, ये चैप्टर तो बेटा एक ऐसा चैप्टर है कि आपको इसका एक एक टॉपिक करके जाना है, एक एक टॉपिक, आपका कोई भी टॉपिक छूटना ही नहीं चाहिए इस चैप्टर के अंदर, चाहे वो आपका म्यूटेशन हो, चाहे वो आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। ये जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ये अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैंने पूरी कोशिश करी है नट एंड शेल में एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर समझाने की। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे नंबर ये कैरी कर रहा है, तो इसको ना अच्छे से पढ़ के जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम को आपको करना ही करना है। आपको कहीं भी एग्जैक्टली ध्यान रखना मेरी बात, कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है फ्लो चार्ट की, तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर? तो होपफुली आपका ये मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।